तो सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार शीतकालीन सत्र में 5 नए बिल पेश कर सकती है। सत्र में शिपिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस देखने को मिल सकता है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे शीतकालीन सत्र में कौन से बड़े बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं? बिल्कुल, दरअसल इस सत्र के लिए 5 नए बिल होंगे जिसको पेश किया जाएगा और पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी, जो कि औपचारिक तौर पर बिजनेस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5 बिल में से 3 बिल जो है वो शिपिंग सेक्टर के लिए है। तो ये सत्र शिपिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सत्र में आपको कोस्टल शिपिंग बिल पेश किया जाएगा, इंडियन पोर्ट्स बिल पेश किया जाएगा, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश किया जाएगा। ये तीनों बिल जो हैं वो पूरे शिपिंग सेक्टर के लिए अलग अलग आयाम को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाने के मकसद से किया गया है। मिसाल के तौर पर कोस्टल शिपिंग बिल में कई सारी शर्तें आसान की गई हैं कि भारतीय फ्लैग वाले जो शिप हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। स्टैंडर्ड यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि विदेश के जो शिप हैं वो आसानी से आ जा सके, उनका टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाए। कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके से इंडियन पोर्ट्स बिल में पोर्ट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, पोर्ट्स में जो गहराई होती है उसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो मर्चेंट शिपिंग बिल में शिपिंग सेक्टर में मर्चेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक फोकस रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्र जो शिपिंग सेक्टर के होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए तीनों बिल लाया जाएगा। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि सरकार ने पहले ही एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत शिपिंग सेक्टर की क्षमता भारत में बढ़ाया जाना, इसी के तहत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। शिपिंग सेक्टर से अगर हटकर बात करें तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल इस सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, अब उसको पारित कराने के लिए लाया जाएगा। तो ये सत्र हंगामेदार तो होगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि इन बिल को पारित करा लिया जाए हंगामे के बीच, क्योंकि ये कई मोर्चे पे काफ़ी अहमियत रखते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार इंसेंटिव स्कीम ला रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की स्कीम ला सकती है। संवाददाता रोहन सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम डिटेल्स लेते हैं। तो रोहन, बताएं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो स्कीम लाने जा रही है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? जी, ये एक नई इंसेंटिव स्कीम तैयार हो रही है ड्रोन इकोसिस्टम के लिए, लेकिन इस बार जो फोकस है वो ड्रोन बनाने पर नहीं होगा बल्कि ड्रोन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे होगा। ये 120 करोड़ की जो स्कीम थी ड्रोन PLI, उसकी जगह लेगी। अभी उस पर काम चल रहा है। जो नागरिक विमान मंत्रालय है वो इसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन उसने शुरू कर दिया है। और एक जो खास बात होने जा रही है इसमें कि एक डेडिकेटेड R&D फंड इसके अंदर बनाया जाएगा, जिसका फ़ायदा जो तमाम ड्रोन से जुड़ी कंपनियाँ हैं वो उठा पाएंगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, ड्रोन से जुड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इसका भी प्रावधान रखा गया है। जो सरकार का अपना असेसमेंट है कि जो अभी ड्रोन बन रहे हैं भारत में उसमें लगभग 75% कंपोनेंट जो हैं उसके लिए हम इंपोर्ट पर अभी भी डिपेंडेंट रहते हैं, और खासतौर पे चाइना जैसे देशों से ये इंपोर्ट होते हैं, जो कि स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए सही नहीं है। तो इस बार जो फोकस होगा वो ये होगा कि किस तरीके से जो कंपोनेंट हैं वो भारत में बनाए जा सकें, और साथ ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में सरकार जो लोकलाइजेशन की शर्त है उसको और ज़्यादा जो है मुश्किल बना सकती है। तो इन चीज़ों पर काम हो रहा है। फिलहाल अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये प्रस्ताव तैयार हो जाएगा और फाइनेंस मिनिस्टर को इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ने के हालात पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को जवाब देते हुए कल रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. It is not Russia, but the United States who have destroyed the system of international security.
and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. तो इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की तरफ से हुए हमले की निंदा की है। Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну. तो रूस और यूक्रेन में बढ़ती टेंशन के बीच ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं, ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं मॉस्को, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता आकाश शर्मा। तो आकाश, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ओवरऑल क्या अपडेट है आपके पास? अगर इस युद्ध की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और मौजूदा समय में यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, तो वहीं कम से कम इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा रहा था। रशिया का कहना है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के बाद उसके पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उन्हें जवाब के तौर पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों यूक्रेन ने कहे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो यूक्रेन को इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, उसके बाद यूक्रेन ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और अब रशिया ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर कहीं ना कहीं इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मौजूदा समय में अगर स्थिति की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बल्कि लाइफस्टाइल भी जो दोनों देशों के लोगों की है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ शांति की बात हो रही थी, शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं शांति की उम्मीद नियर बाय फ्यूचर में नहीं की जा सकती। भविष्य में क्या होगा इस विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच में शांति होगी। तो रूस यूक्रेन जंग फिर से बढ़ी तो क्या होगा इसका असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और गयाना के रिश्ते को गहरा बताया। उन्होंने कहा कि ये मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने को लेकर भी आभार जताया। साथ ही डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए और आचार व्यवहार में है। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या है अपडेट ग्रैब 4 को लेकर। आप देखते रहिए आवाज समाचार।